हेलो फ्रेंड्स, अभिजोत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रीतिकालीन कवियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन। इससे पहले की वीडियो में हमने बिहारी से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण कथन देखे थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। कथन नंबर 1। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। चिंतामणि त्रिपाठी के लिए। नंबर 2। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। चिंतामणि त्रिपाठी के लिए। नंबर 3। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के लिए। नंबर 4। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण के लिए। नंबर 5। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। भूषण के लिए। नंबर 6। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। भूषण के लिए। नंबर 7। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। भूषण के लिए। नंबर 8। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। मंडन के लिए। नंबर 9। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। बेनी प्रवीण के लिए। नंबर 10। इनका सच्चा कवि हृदय था। मतीराम के लिए। नंबर 11। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मतीराम के लिए। नंबर 12। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण ग्रंथ महाराज जसवंत सिंह के लिए। नंबर 13। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के लिए। नंबर 14। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र के लिए। नंबर 15। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव के लिए। नंबर 16। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। देव के लिए। नंबर 17। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। देव के लिए। नंबर 18। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। भिखारी दास के लिए। नंबर 19। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर के लिए। नंबर 20। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी है। ग्वाल कवि के लिए। नंबर 21। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल कवि के लिए। नंबर 22। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। ग्वाल कवि के लिए। नंबर 23। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। मंडन के लिए। नंबर 24। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र के लिए। नंबर 25। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। आलम के लिए। नंबर 26। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आलम के लिए। नंबर 27। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद के लिए। नंबर 28। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घनानंद के लिए। नंबर 29। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जबानदाजी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के लिए। नंबर 30। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। घनानंद के लिए।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।